आओ हम शुरुआत करें, किसानों का आभार प्रकट करें। ईमानदारी मेहनत जिसकी शान है, वह मेरे देश का किसान है। नमस्कार। आजकल मैं जब भी फ़ोन करती हूँ बच्चों को, तो बच्चे हमेशा खेत में ही मिलते हैं। पूछो क्या कर रहे हैं? मैडम जी कटाई हो रही है, भूसा ढो रहे हैं। ये कौन सा महीना चल रहा है? मई का महीना चल रहा है। मैं अप्रैल से फ़ोन करती जा रही हूँ, तब से ये बार बार यही मैसेज आ रहा है कि मैम गेहूँ कट रहा है, मैम गेहूँ कट रहा है। सही बात है, गेहूँ कट तो रहा ही है और गेहूँ कटने का समय भी है। और क्या कौन सी फसलें कट रही हैं इस समय, ये भी हमें पता होना चाहिए। गेहूँ कौन सी फसल है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इन्हीं सब बातों के लिए आज का मेरा टॉपिक कृषि एवं सिंचाई है। बच्चों के आसपास के भौतिक वातावरण को देखते हुए ये टॉपिक बहुत ही अच्छा और मनोरंजक रहेगा, इंटरेस्टिंग भी है, उपयोगी भी है और बच्चों को अच्छा भी लगेगा पढ़ करके कि फसलें क्या होती हैं, कृषि क्या कहलाती है। कृषि का मतलब क्या होता है? सिर्फ खेती करना ही होता है? हम लोग क्या जो गुड़ाई जुताई बुवाई ये करते हैं, सिर्फ कृषि के अंतर्गत इतना ही होता है? नहीं बच्चों, कृषि के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, झींगा पालन, बागवानी, मत्स्य पालन। ये सब कृषि के अंतर्गत ही आती हैं, क्योंकि हमें जिससे कुछ उत्पादन हो, जिससे हमारा जीविका चल सके, वो सब कृषि के अंतर्गत ही आएगी। अब जैसे पशुपालन क्यों करते हैं? जैसे हम गाय भैंस पालेंगे, बकरी पालेंगे। क्यों पालेंगे? गाय से हमें क्या मिलेगा? गाय की हम सेवा करेंगे, भूसा खिलाएंगे तो दूध मिलेगा, दूध को हम बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो हमारी अर्निंग होगी, हमारी जीविका चलेगी। मुर्गी क्यों पालते हैं? मुर्गे होते हैं तो हम उसकी अच्छे से सेवा करते हैं तो अंडे आते हैं, अंडे को हम लोग दुकानों में बेचते हैं या फिर अपना खुद का ही ठेला वगैरह लगाते हैं, तो उससे भी हमें जीविका अर्जित होती है। तो बेटा ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। कृषि के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें हैं और सबका अपना एक कोई ना कोई उपयोग है, ताकि हमारी जीविका चल सके। किसानों के लिए जीविका चलाने के लिए सारे साधन हैं, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो सिर्फ मात्र किसी से काम नहीं चलेगा। मान लो खेती में कभी बारिश नहीं हुई तो, और कभी कुछ नहीं हुआ, कभी बीज नहीं होता है, कभी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, कोई ना कोई समस्याएं बनी रहती हैं। तो इन सब के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है, ताकि हमारी जीविका चलती रहे। तो कृषि हमारे देश की सबसे पुरानी महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। हमारे देश का 55% मनुष्य इस पर निर्भर है, किसान करते हैं। 55% लोग किसान ही हैं, किसानी पर निर्भर करते हैं उनका जीवन। तो किसान जो करते हैं, अगर किसान काम ना करें तो क्या हमें अनाज मिलेगा? आज हम जो बैठ के सुकून से रोटी खाते हैं, हमें कैसे पता कि कितनी सारी वो मेहनत करते हैं, कितनी कड़ी धूप में वो रहते हैं, रात रात वो जाग करके अपनी खेती की रक्षा करते हैं, गौ और जो जानवर आते हैं उनको भगाते हैं। तो किसानों की हालत है, इसलिए हमें एक भी दाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक एक दाना इम्पॉर्टेंट है, एक एक दाना महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। हमें उनके लिए सोचना चाहिए जो उसको उगाते हैं। कभी उनकी स्थिति को देखिए, उनके नज़दीक जाके झांकिए तो पता चलता कि अनाज कैसे आ रहा है। तो इसमें 55% जो हमारे कृषि पर निर्भर हैं। अब मनुष्य फसल क्या कृषि और फसल एक है? नहीं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए जो कृषि करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है, वो फसल कहलाती है। फसल के अंतर्गत फसलें भी 3 प्रकार की होती हैं: खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें और पेय एवं बागायती फसलें। तो बच्चों इसमें गेहूँ, चावल, जौ, मटर, दाल, ज्वार, बाजरा, ये आपकी खाद्यान्न फसलें। आपने खाद्यान्न का मतलब जो खाई जा सकती हैं, जिनको हम बनाकर खाते हैं,
आप सीधे गेहूं को नहीं खा सकते हो, चावल को आपको बनाना ही पड़ेगा। चना है, वो चना बनाकर भी खा सकते हो आप, वो भिगा के भी खा सकते हो। तो मटर है, दाल है, जब इस सूखी जो अनाज है आप इसको बना के ही खा सकते हैं, यानी खाद्यान्न है। और नकदी फसलें गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू आदि। तो गन्ना है, गन्ने से हमारा गुड़ बन जाता है। कपास आपको पता ही है, इससे कितने सारे उपयोग होता है। जूट है, तिलहन है और तंबाकू। और पेय में हमारे क्या है कि चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, गरम मसाले। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्रकार की फसलें हुई। तो इन फसलों को मैंने क्राइटेरिया में बांट दिया है तीनों प्रकार की। तो ये फसलें भी हमारे किसान ही उगाते हैं। अब इन फसलों को कब उगाना है, इन फसलों का क्या नाम है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये फसलें हैं गेहूँ, चावल। तो ये फसलें हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि दैनिक जीवन के लिए ही हम लोग बोते हैं और काट लेते हैं। तो वो फसलें क्या होती हैं, उन फसलों को हम कहते हैं निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब ऐसी खेती या पैदावार जो हम अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उगाते हैं, वो हमारी निर्वाह कृषि होती है। अब हमने थोड़ा सा गेहूँ उगाया तो वो सिर्फ हमारे खाने के लिए, अगर हम ज़्यादा गेहूँ उगाएंगे तो हम उसको बेच भी सकते हैं ना। तो व्यापारिक कृषि यानी व्यापार कर सकें जिस कृषि से हम, जैसे जिस कृषि का उद्देश्य मात्र मतलब बाज़ार में बेच करके पैसा अर्न करना हो, पैसा कमाना हो, वो व्यापारिक कृषि होती है। तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी खेती होती है, तो वो बहुत सारी फसलें खाने के लिए अलग निकाल लेते हैं और फिर बाद में सोसाइटी में दे करके अच्छे दामों पर उसे बेच देते हैं, तो उनकी साल भर की जीविका निकल आती है। तो वो व्यापारिक कृषि कहलाती है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे खेत हैं। पहले क्या होता था, खेत छोटे 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 बटे होते थे। तो क्या होता था कि हम थोड़ा सा बोते थे, फिर दूसरे का खेत आ गया तो फिर वो थोड़ा बोता था, तो इससे ना उत्पादन ज़्यादा नहीं होता था। तो फिर एक चकबंदी चकबंदी चारों ओर से जिसको बांध दिया जाए, तो सरकार ने क्या किया, चकबंदी करवा दी, ताकि मतलब आपका जहाँ पे खेत हो आप उसके चारों ओर के खेत ले लीजिए, और जो आपकी दूसरी जगह खेत है वो दूसरे वाले के चारों तरफ उसको है उसको मतलब चारों तरफ से बांध दीजिए उसको। आपके छोटे छोटे, अब ज़्यादा खेती, ज़्यादा खेत हो जाएगा तो ज़्यादा हम बोएंगे, और ज़्यादा बोएंगे तो उससे हमारी पैदावार ज़्यादा होगी, जो कि हमारे लिए अच्छी होगी और नुकसान नहीं होगा। क्योंकि बीज की जो खपत होती है वो अगर हमारी नहीं पैदा हो रही तो वो भी निकल नहीं पाती है। तो इसके लिए हमें चकबंदी सरकार ने बनाई, चकबंदी तो जगह जगह पूरे देश में चकबंदी हुई थी, और लोगों के जो जिसके खेत जहाँ ज़्यादा होते थे उनको वहाँ पर पूरा दे दिया जाता, और उसकी खेत का जो पोर्शन दूसरी जगह जाता है वो दूसरे को दे दिया जाता। ऐसी इस तरह से चकबंदी की गई। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो गेहूँ, चावल, जौ, तो इन जो फसलें हैं इन फसलों को, कृषि फसलों को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। 3 भाग यानी रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। 3 फसलों में हमने इसे बांटा है। तो सबसे पहले हम लेंगे रबी की फसलें। रबी की फसल मतलब अभी जो कट रही हैं वो सब हमारी रबी की फसलें हैं, क्योंकि जाड़े में हम इनको बोते हैं और ग्रीष्म ऋतु में आकर के हम इसे काटते हैं। इस टाइम कौन सी ऋतु चल रही है, इस समय हमारी ग्रीष्म ऋतु चल रही है। तो ग्रीष्म ऋतु जब हम चलते हैं तो उस टाइम हमारी सारी कटाई चलती है, जैसे गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी, राई। तो इतनी जो फसलें हैं मतलब जो इतनी फसलें हैं, गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, राई, अलसी, ये सब फसलें इस समय कट चुकी हैं, कट करके घर पर आ चुकी हैं। और इसी बीच में आपने देखा होगा आंधी तूफान आई, बारिश आई, बहुत सारे लोगों की फसलों का नुकसान भी हुआ। तो इनको आर्थिक नुकसान भी हुआ सारे, मतलब कृषि में यही चीज़ है। फ़ायदा है तो बहुत अच्छा है, उसके लिए हमें मौसम पे भी निर्भर करना पड़ता है, मौसम पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर फसल कट रही है गेहूं की, बारिश हो गई, ओला गिर गया, अभी बीच में ओला भी गिरा था, तो इससे हमारा कितना आर्थिक नुकसान हुआ किसानों का।
तो ये सब चीज़ें उन्हें पहले से मैनेज करनी पड़ती हैं कि हम कैसे कैसे इसको कर लें, मौसम देख करके फटाफट काट के रख लें, कहाँ इसको ऐसे मड़ैया बना के रखते हैं वो लोग ताकि फटाफट काट के उसको रख लिया जाए। तो इसके बाद ये जाड़े में बोई जाती है और ग्रीष्म में काटी जाती है। ये कौन सी फसलें हमारी? रबी की फसल। अब हम लेते हैं खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें यानी अब जब बरसात का महीना आएगा तो हम उस समय बोएंगे और कब काटेंगे? वर्षा ऋतु में हम इसको प्रारंभ में बोते हैं और ऋतु में जब कब काटेंगे? नवंबर दिसंबर में इसको काट ली जाएगी। यानी वर्षा ऋतु में हम इसको बोएंगे और नवंबर दिसंबर यानी उस टाइम हम इसको काट लेंगे। तो इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी? धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली। तो ये हमारी खरीफ की फसलें हैं। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और शीत ऋतु में ये काट ली जाती हैं। तो अब हमारी जून ये ख़त्म होते ही, जून के लास्ट में अभी सभी खेतों को साफ़ करके और उसकी गुड़ाई वगैरह जुताई उताई हो चुकी होगी और बीज पड़ेगा किसका? इसमें इस समय धान का। जिसके पास जितनी ज़मीन है उसके अकॉर्डिंग वो लोग बोते हैं। तो उसके बाद हमारी आई जायद की फसलें। जायद की फसलें जैसे जो मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जब वो तैयार हो जाती हैं तो उसको उस समय ही काट लिया जाता है। जिसमें सब्जियां भी आती हैं, जैसे हम लोग को सारे साल सब्जियां मिलती ही रहती हैं। तो उसमें कौन कौन सी ऐसी सब्जी, अभी गर्मी का मौसम आया तो हम लोग को क्या मिलता है खाने के लिए? तो तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, अभी खीरा वगैरह आने लगा है। तो ये सारी सब्जियां हमारी कौन सी फसलें कहलाएंगी? ये हमारी जायद की फसलें हैं। तो इसमें जायद में मार्च अप्रैल में बोना और जैसी फसल तैयार हो जाती है तो हम इसको काट लेते हैं। इसके लिए ये नहीं है कि हमें अगर नहीं तैयार हुई तो नहीं काटना है, ये बस तैयार होती है इसको काट ली जाती है। इसके लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, फिर हम दोबारा बो। चलिए अब बात करते हैं कि जो हमारी फसलें हैं उन फसलों के लिए क्या क्या कैसी मिट्टी, कैसी जलवायु और वो कहाँ कहाँ ज़्यादा उगती हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे चावल। चावल हमारे कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो ये इतनी जगह पे चावल सबसे ज़्यादा होता है। इसके लिए अब क्या क्या चाहिए? इसके लिए अधिक गर्मी, अधिक पानी और उपजाऊ चिकनी मिट्टी। कितनी चाहिए? क्या क्या चाहिए हम लोग इसके लिए? अधिक गर्मी चाहिए, अधिक पानी। आपने देखा होगा जो कि चावल के जब हम लगाते हैं तो देखो पानी घुटनों तक भरा हुआ था। आप लोग खेतों में देखते ही होंगे कि इतना पानी भरा रहता है। साथ ही इसके लिए गर्मी की आवश्यकता बहुत है, इसलिए इस गर्मी भी इसके लिए ज़रूरी है। भारत में 22% यानी 22% चावल का उत्पादन करता है। पूरे विश्व में 22% चावल हमारे देश में ही पैदा होता है। चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चावल का विश्व में दूसरा स्थान है। इसके बाद हम बात करते हैं गेहूं की, क्योंकि ये प्रमुख फसलें हैं, चावल और गेहूं। गेहूं के लिए हमें क्या कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? सबसे पहले तो ये देख लें, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए? दोमट मिट्टी होनी चाहिए, सामान्य वर्षा होनी चाहिए, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। पकते समय गर्मी भी चाहिए इसके लिए। विश्व में गेहूं का उत्पादन देश में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान। चावल का भी दूसरा स्थान है और गेहूं का। भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दालों की। दालें सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो इसके लिए प्रत्येक प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है। सामान्यतः वर्षा, कम मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। एक बार दाल को आप उगा दीजिए, जैसे कि अभी अरहर की दाल बोई जाएगी और उसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं हो तो मेहनत भी नहीं ज़्यादा लगती, अधिक उपजाऊ भी होती है ये। गन्ना। गन्ना कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार,
झारखंड और गुजरात। अब इसके लिए मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, गर्म नम जलवायु। इसके बाद चाय। चाय कहाँ पे आपको पता है? असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो चाय के लिए हमें पहाड़ी ढाल। क्यों पहाड़ी ढाल होती है? इसके लिए कैसे होते हैं? अधिक वर्षा और गर्मी। पहाड़ी ढाल जिस पर पानी ना रुक सके, अन्यथा जड़ें गल जाती हैं। अब आप जब पानी ज़्यादा भर देंगे किसी भी जगह पे और उसमें जब पौधा लगा रहेगा और रुका रहेगा तो पौधे नीचे से सड़ ही जाएंगे। इसलिए वहाँ पर सीढ़ी नुमा पहाड़ियाँ, आप लोगों ने पहाड़ी पे देखा होगा, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। तो सीढ़ी बना करके उसमें बो दिया जाता है ताकि पानी बह करके नीचे चला जाए और पौधा की जो ग्रोथ है, जो उसकी उपजाऊ अच्छे से हो। इसके बाद हम बात करते हैं कपास की। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पर कपास सबसे ज़्यादा होता है। इसके लिए अब काली मिट्टी, गर्म व नम जलवायु, 100 मीटर तक की वर्षा का पानी हो, सिंचाई का उचित प्रबंध हो, इन सब के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जूट। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। अधिक वर्षा, गर्म नम जलवायु, इन सब की इसमें आवश्यकता होती है। तो ये मैंने बनाए हैं, आपको बता दिए हैं कैसे किस किस के लिए कैसी ज़रूरत होती है। मैं आपको एक नोट्स भी थोड़े से बनाए थे, वो भी दिखा देती हूँ कृषि के। और मैंने फसलों को बांटा था 3 भागों में: खाद्यान्न फसलें और आपकी नकदी फसलें और पेय एवं बागाती फसलें। अब इसमें भी आप बता देती हूँ। गेहूँ, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि। और नकदी फसलों में है गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू आदि। इसके बाद है बागाती चाय, कहवा, रबड़, गर्म मसाले आदि। और मैंने इसमें आपको बताया था कृषि फसलों के प्रकार भी। तो गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी, राई। और ये कब होती है ये भी इसमें आपको मैंने बना दिया है चार्ट एक तरह का। इसको आप अब देख भी लेंगे तो आपको तुरंत इसको याद हो जाएगा कि खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं, वर्षा के प्रारंभ में बोई जाती हैं और शीत ऋतु में काट ली जाती हैं। और जो आपकी जायद की फसलें हैं वो मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जब तैयार हो जाए उसको काट लिया जाता है। तो बच्चों ये सब है, फसलें बताई हैं मैंने। इसमें आपकी कृषि की बात हुई है। इसमें अगले जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग सिंचाई की बात करेंगे कि सिंचाई कैसे होती है, उसमें कैसे क्या क्या साधन उपयोग किए जा सकते हैं, तो उसकी बात करेंगे। आप लोग इसमें से अपने इंडिया का मैप, भारत का नक्शा आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको देखिएगा। और ये चिन्ह हैं जो आपके देश हैं जहाँ पर जो गेहूँ कहाँ पे हुआ है उसको चिन्हित करिएगा। धन्यवाद।